हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू आवर छोटे मोटे सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। और आप सभी को हैप्पी 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 वाला रक्षाबंधन। जितने भी मेरे सिस्टर्स हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूस हो। मुझे अभी तक आप लोगों ने राखी सेंड नहीं किया, तो कब करोगे? जल्दी कर देना। और आप सबके लिए गिफ्ट मेरे तरफ से यही वीडियो रहेगा ताकि आप लोग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। आज हम लोग जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो है 90% किस तरीके से लाएं, वो भी साइंस में। इससे पहले वीडियोस में हमने एसएसटी से रिलेटेड बात किया था, एसएसटी के लिए, है ना। एसएसटी में किस तरीके से क्या करना नहीं करना। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें आपको देखना चाहिए, क्या सिलेबस होगा, किस बुक आपको बुक को ज़्यादा फॉलो करना होगा, कौन सा टॉपिक को ज़्यादा देखना पड़ता है, और जो हमारा सैम्पल पेपर है उसको आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं साइंस के लिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं, इंट्रोडक्शन देने का ज़रूरी तो अब नहीं रहा मेरे ख्याल से, है ना। चलो भाई चलो। हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 साइंस कंप्लीट रोड मैप, जिसमें हम लोग 90, चाहे आप कोई भी परसेंट में हो, 30%, 40%, 50%। और उम्मीद है तुम लोग CW PW कोई भी डब्ल्यू से आप लोग ज़रूर साइंस पढ़े होंगे। तो तुम लोग आधा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे। जो लोग नहीं किए हैं, जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़े, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखो। किस तरीके से कंप्लीट करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, बिना किए बकवास। तो उतना देर से तो कर ही रहते हैं बकवास हम, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी में आप देखोगे 16 चैप्टर है। कितने टोटल चैप्टर? 16 चैप्टर। और अपना जब बिहार बोर्ड है, ठीक है, इसमें याद रखना, जब BSEB है, ये आपका टोटल सिलेबस पूछता है। मतलब कि आपको 16 का 16 चैप्टर पढ़ना होगा। और जो लोग बिल्कुल नए एनसीईआरटी लिए हैं तो उनके पास कुछ इस तरह का मुखड़ा का होगा। अच्छा भाई, हाँ। तो देखो, चैप्टर 13 तक रहेगा। जो ये न्यू एनसीईआरटी है, ये न्यू एनसीईआरटी है, इसका 13 तक सिलेबस है। जिनके पास नहीं है न्यू एनसीईआरटी, सॉरी ओल्ड एनसीईआरटी, वो क्या करेंगे? सिंपल सा कोई भी वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हुए हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे डाउनलोड करने का भी जरूरी नहीं है, सब कोई एनसीईआरटी ही लगभग पढ़ाते हैं, ठीक है। कोई भी बोर्ड से कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक है। तो बिहार बोर्ड में याद रखना, आपको कंप्लीट आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से आप सिंपल सा कर सकते हो। और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, बहुत कुछ चीज़ें इसके वीडियोज़ में हम लोग जानेंगे किस तरीके से क्या क्या पढ़ना है। और मैं भी अपना नोट्स आज तुम्हें शेयर करता हूँ कि मैंने किस तरीके से पढ़ा था। और कुछ लोगों को तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता है कि भैया आपका मार्क्स कितना आया था, है ना। तो ये सब चीज़ जानना आप लोग अच्छा लगता है। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर मैं अपना बात करूँ तो मेरा साइंस में आया था 90, ठीक है। लाया कैसे था? ऐसा नहीं कि मैं एकदम सीधे जनवरी से पढ़ना बैठ गया था, नहीं। सिंपल सा, तुम लोग जैसे अगस्त में बैठ रहे हो ना, तो मैं सेप्टेम्बर अपना सेंटअप एग्जाम के बाद ढंग से पढ़ना बैठना स्टार्ट किया था। वरना कभी इस चैनल, कभी उस चैनल, कभी इधर का नोट्स, कभी उधर का नोट्स, वही करते रहता था। पढ़ता तो था, ठीक है, लेकिन वो होता है ना सेटिस्फेक्शन, जहाँ मैंने बोर्ड के लिए कुछ पढ़ा है, वो नहीं। क्योंकि हर चीज़ अलग अलग वेरिएशन में जा रहा था, दिमाग बस डाइवर्ट हो रहा था। ये पढ़ूंगा, वो पढ़ूंगा, उसका नोट्स अच्छा है, इसका नोट्स अच्छा है, ये ईजी है, वो हार्ड है। ये सब करते करते मेरा आधा साल चला गया था। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ, बताया कि ऐसे ऐसे करना है, तब मैं चीज़ों को अप्लाई किया। और भी मैं अपने अपने साथ जो भी एक्सपीरियंस है, जितना भी, ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है बट जितना है तो तुम्हें बता सकता हूँ। और हम लोग अगर आपको चाहिए और भी सब्जेक्ट का आपको जानना है कि और सिलेबस क्या क्या है, तो इससे पहले वीडियोज़ अपलोडेड है, आप लोग जाके इसमें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। इंग्लिश मीडियम से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो ये वीडियो देख लेना, सब कुछ, सबका आंसर इसमें मिल जाएगा जी। ओके ओके, ठीक है। उसके बाद आना भाई, आना। हाँ, देखो, यहाँ से आपको कुछ कुछ चैप्टर वाइज साइंस का ऑब्जेक्टिव, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव आपको देखने मिल जाएंगे। केमिस्ट्री का हाल फिलहाल में कराएगा चैप्टर 1, और इस तरीके से केमिस्ट्री भी आपको, आप कोई भी चैनल से आप पढ़ सकते हो। रिवीजन के लिए हमारा चैनल आएगा, सिंपल सा 1 शॉर्ट वीडियो में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव वगैरह कंप्लीट करा दिया जाएगा। ये सब एक्स्ट्रा हेल्प है, उसको और भी आप बेहतर, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए सिंपल सा ये बुक ज़रूर ले सकते हैं। कैसे लेना है ये लोग बाद में जानेंगे। और इस वीडियो में लोग जानेंगे जो उन्होंने ये बुक ले लिया उनको किस तरीके से पढ़ना है। एसएसटी वाला बता दिया, आज साइंस वाला, और साथ में कुछ कुछ आप लोग को टिप्स वगैरह देते रहूँगा। और मैं अपना नोट्स आज आप लोग को शेयर कर रहा हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ता था साइंस को। देखो, अगर साइंस में तुमको अच्छा स्कोर करना है, अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो मेरा एक बात, पहला बात ये मानो, NCERT को, अरे भाई, NCERT को फॉलो करो, कुछ मत करो साइंस के लिए, NCERT को फॉलो करो। कुछ लोग होते हैं कि उनको रेफरेंस बुक पढ़ना इजी लगता है ना, शॉर्ट में अच्छे तरीके से इजी डेफिनेशन होता है, अच्छे से समझ में आता है। लेकिन NCERT जल्दी समझ में नहीं आता। ये बात मैं एक बात बता रहा हूँ, NCERT एक समुंदर है, जितना डूबोगे उतना अंदर जाओगे, ठीक है। बहुत गहरा गहरा बात है।
तो लेकिन तुम कोशिश करना एनसीईआरटी जितना ज़्यादा रीड करोगे तुम्हारे एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव बनने के उतने ज़्यादा चांसेस बनेंगे। देखो जैसे मैं पढ़ता था, मैं तो स्टार्टिंग बता ही दिया तुम्हें कि इधर उधर करते रहता था, कभी इसका नोट्स कभी उसका वीडियोस इस तरीके से। लेकिन एट द एंड जब मैंने क्वेश्चन देखा, एनालाइज किया कि क्या चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन बनाता है, तब मुझे समझ में आया कि हर चीज़ का सॉल्यूशन एक ही है। ना तो गाइड फॉलो करना है, ना कुछ फॉलो करना है, करना तो है सिर्फ और सिर्फ आपको बुक फॉलो करना है। बहुत लोग ऐसे भी है। और एक चीज़ आप लोग को जो इंग्लिश मीडियम में दिखता है, मैं नाम नहीं लूँगा, वहाँ पे लिखा हुआ गाइड है ना, वो गाइड नहीं है, पहले बता रहा हूँ, है ना, गाइड नहीं है। उसमें भी आपको क्वेश्चन ही मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इतने बड़े कि दिमाग ख़राब हो जाएगा देख के, ठीक है। इसी हिसाब से मैंने आपको सबके लिए सैम्पल पेपर रेडी किया, ताकि सब्जेक्टिव इजी वे में, पॉइंट वाइज में, हर एक चीज़ जिससे आपको कंफर्टेबल हो, याद रखने में इजी हो, वो सब आंसर एडेड है। वो सब बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं, सबसे पहले एनसीईआरटी को रीड करना पहला पॉइंट है। एनसीईआरटी रीड करना नहीं बन रहा होता है ना, हम लोग आलसी इंसान है, मेरे जैसे हो, तो तुमको लगेगा क्या बुक रीड कर रहे हैं ना। तो आप ऐसा करना, एनसीईआरटी को सिंपल सा सर्च करना है यूट्यूब पे, जो बुक लाइन बाय लाइन रीड करती है, कोई भी चैनल में हो, वहाँ से आप सुन सकते हो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, आप पेंसिल लेके बैठे रहना बुक में, और अपना जो जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ बस उसको हाईलाइट करते रहना। देखो मैंने हाईलाइट करके रखा है, और जहाँ भी हाईलाइटेड है वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपना मेलिबिलिटी का यहाँ पे है फिजिकल प्रॉपर्टी, यहाँ पे डेफिनेशन, तो ये मेलिबिलिटी का क्या क्या डेफिनेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर क्या होता है, ये मोस्ट मेलेबल मेटल है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ कुछ यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे इधर गया, किधर गया, यहाँ देखो, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, तो एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन गया। 2 किलोमीटर लेंथ का ये ड्रॉन होता है क्या, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ का क्या होता है, वायर ड्रॉ होता है। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए, ठीक है। और यहाँ से देखो ये वाला हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ से देखो लीड और मरकरी जो है, ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। और बेस्ट कौन सा होता है, यहाँ पे आपका सिल्वर और जो कॉपर है, ये बेस्ट कंडक्टर होता है। तो हर एक लाइन से एनसीईआरटी का आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। एसएसटी नहीं है कि वो लिमिटेड चीज़ों को पूछे, साइंस है ना, कहीं से भी पूछ सकता है। एक्टिविटी की बात कर लो तो मैग्नीशियम को जलाने से वाइट डेजलिंग फ्लेम निकलता है। ये कुछ कुछ एक्टिविटी आपसे, एक्टिविटी में क्या रिजल्ट आया, किस कलर में चेंज हुआ, केमिस्ट्री में कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, इस बात को बिल्कुल ख्याल रखो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैग्नीशियम वाला, चैप्टर नंबर 1 में ही है कि उसमें डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलता है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इवापोरेट होता है, जो भी चीज़ें हैं। तो आपको एक्टिविटी को भी थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। और जिनको एक्टिविटी 90% लाना है ना, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। और ये तुम्हें ऐसे नहीं कि तुम्हें बस यही क्लास में काम देगा, आगे की क्लासेस में भी काम देगा, और तुम्हें मज़ा भी आएगा पढ़ने में, एक्टिविटी सब चीज़ें अच्छा लगता है, ठीक। आगे और भी कुछ चीज़ें, जैसे ये नेक्स्ट पेज में देख रहा हूँ, एक्सेप्शन, केमिकल, नॉन मेटल में क्या डिफरेंस होता है, मेटल नॉन मेटल का डेफिनेशन, मेटल नॉन मेटल में कौन कौन से आते हैं, आपको एग्जांपल के साथ। या देखो पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीवीसी का डेफिनेशन क्या होता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अगले मैं बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा हूँ, मैं अगले 2.5 ईयर से मैं यही सब चीज़ें कर रहा हूँ। मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने तो 10th के बाद अलग इंट्रांस का तैयारी कर रहा था, उसमें मैं ना जाने कितना बार ये एनसीईआरटी पढ़ चुका था। ऐसा हो गया था, अभी तो फिलहाल 12th वगैरह कंप्लीट हो गया, तो ये 10th का एनसीईआरटी लगभग चीज़ें भूल ही गया। तो इतना बार रट लिया था, मतलब लाइन बाय लाइन, इतना लाइन बाय लाइन। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम बुक लाइन बाय लाइन रीड करते हो तो तुम कितना दिन में कंप्लीट कर पाओगे, उस पर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा पढ़ लिया था, मतलब लाइन बाय लाइन, कि मुझे एग्जैक्टली याद हो गए थे ये चीज़ आपको कहाँ मिलेंगे एग्जैक्टली। अभी तो बहुत सी चीज़ें भूल गया हूँ, तो तुम लोग भी पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। और भी ये देखो, यहाँ से कुछ कुछ पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव भर भर के बनेंगे, ये वाला देखो हर एक पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव बनेंगे, हर एक पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। और साथ साथ मैं बता दूँ तुम्हें कि आपको एनसीईआरटी का, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका एक्सरसाइजेज का क्वेश्चन, मस्ट है, बनाना मस्ट है। एग्जैक्टली ये बोलेगे कि उठ के वही क्वेश्चन आ गया, नहीं, ये नहीं होगा, वो एसएसटी पे वैलिड होगा, एससीईआरटी पे। लेकिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछने का तरीका इससे भी ज़्यादा सिंपल होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन वही पूछेगा, एनसीईआरटी वाला ही पूछेगा, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन रहेगा, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा आपका अलग पूछेगा, ठीक है। ये बात को आप याद रखना। उसके बाद और भी कुछ चीज़ें हैं, बिल्कुल है। मैं देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो भी बॉक्स वाले क्वेश्चन है, जो भी बॉक्स वाले क्वेश्चन है, चाहे वो एससीईआरटी की बात कर ले, चाहे वो एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे यहाँ पे है, उसका और भी कुछ कुछ चीज़ें, जैसे आपका वो उधर हो गया,
केमिस्ट्री में जितने भी आपके बॉक्स वाले जैसे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए बता दें आपको को वो अरे वो टोमेटो एक्जेलिक एसिड जो जो भी एसिड पाया जाता है, नेचुरल इंडिकेटर, आपका सिंथेटिक इंडिकेटर, सब जितने भी बॉक्स में बंद किए हुए हैं तो वो सब इंपॉर्टेंट आपके लिए है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव, एक दो ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, और ये सब तो आपको यहाँ पे, और ये सब भी आपसे यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है, साथ साथ में सब्जेक्टिव बन जाता है। हर एक पॉइंट से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, इस बात को याद रखना। कैसा होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इस तरीके से हर एक चीज़ आपसे ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में पूछा जाएगा। तो सिंपल सा, आप कोई भी, अब आपके पास नोट्स है, ठीक है, नोट्स अच्छी बात है, नोट्स है, नोट्स बनाने के बाद एक बार कम से कम 1 से 2 बार बुक को रीड ज़रूर करना, लाइन बाय लाइन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम एक दिन में ख़त्म करो, ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा देखो, फिजिक्स है, फिजिक्स तो है, हाँ देखो, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और आपका बायो है, ये 3 सब्जेक्ट है। आप तीनों को डेली अगर बुक रीडिंग करोगे, आधा घंटा 1 घंटा करके दोगे, तो कम से कम 3 से 4 दिन में आपका बुक कंप्लीट हो जाएगा डेली। मतलब कि ऐसा नहीं कि अभी बस फिजिक्स को ही दे रहे हैं, बस केमिस्ट्री को दे रहे हैं, बस बायो को नहीं। एक ही दिन में 3 को अलग अलग आवर में पढ़ना, ताकि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस और बुक भी रीडिंग कंप्लीट हो। बुक रीड करना नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। और कुछ मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताता हूँ, है ना। तो लोग ये वीडियोस देख रहे हो तो तुम्हें फ़ायदा तो मैं करवाऊंगा, है ना। देखो, एनसीईआरटी के जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, चाहे चैप्टर में 2 ऑब्जेक्टिव रहे, 3 ऑब्जेक्टिव रहे, एक ही क्यों ना ऑब्जेक्टिव हो, उसको तुम याद कर लोगे। ठीक है, वो याद कर लोगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करें कि बैलेंस वाला क्वेश्चन आता है ना, कि बैलेंस करना है, तो एनसीईआरटी में जितने भी बैलेंस के क्वेश्चन, एक्सरसाइजेज के, वो कर लेना। न्यूमेरिकल्स ना के बराबर आते हैं, लेकिन तुमको करना ही है, तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में जो वो 30 सेंटीमीटर दिया हुआ रेडियस आपको निकालने देता है, कभी वही डाटा बस चेंज करेगा, इजी क्वेश्चन रहेगा। लाइट से भी जो भी है वो बुक से ही रहेगा, उतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन तुम कम से कम एनसीईआरटी के क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन बनाना। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अप्रोक्स शायद गुनगान के साथ 50 से 57 ऑब्जेक्टिव होंगे, अप्रोक्स टोटल की बात कर रहा हूँ, तो उससे भी कम शायद होंगे, तो उसको आपको याद रखना है। जैसे एससीईआरटी में आप एससीईआरटी का टोटल ऑब्जेक्टिव याद रखना पड़ेगा, एसएसटी के लिए, साइंस में हुई। और मैं एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ जो शायद तुम्हें कोई ध्यान देता है, नहीं देता है, मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि एनसीईआरटी जब कंप्लीट करोगे तो यहाँ पे आपने कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, आपने क्या पढ़ा, मैंने बुक का समरी, ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग पता नहीं इसको स्किप कर देते हैं, मैं भी स्किप करता था, बट क्वेश्चन देखा, एनालाइज किया, जो कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और मैं बता दूँ, तुम्हारे जैसे मैं, जो तुम लोग सुंदर सुंदर नोट्स बनाता, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं बनाता था। ठीक है, लास्ट क्लास में जब मैंने ढंग से पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैं सिंपल से ऐसा करता था, एक वाइट पेपर ले लिया, चैप्टर स्टार्ट किया, एनसीईआरटी स्टार्ट किया। एनसीईआरटी में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो एज इट इज़ मैंने वही लाइन लिख दिया। ऐसा नहीं कि मैं उसका डेफिनेशन खोजने बैठ गया, वो सब कुछ नहीं। जैसे ये लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हुआ है, तो मैंने यही लाइन डायरेक्ट एज इट इज़ इस कॉपी में लिख दिया, इस पेज में लिख लिया। पेज को मैंने फाड़ फाड़ के नोट बनाया। और मेरे ये पूछोगे कि भैया आपका नोट्स दिखाइए, तो नोट्स का कोई पता नहीं, क्योंकि मैंने पेज फाड़ फाड़ के बनाया है। एक चैप्टर में 2-3 पेज ऐड कर लिया, बस पिन अप कर लिया, बस हो गया, काम खत्म। इसी तरीके से हर एक चीज़ में किया। जैसे फिजिक्स है, तो फिजिक्स में एक क्या किया, एक कॉपी निकाल, एक पेज लिया, एक पेज में फिजिक्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव, मतलब कि सॉरी, जितने भी फार्मूलाज है उसको लिख लिया। जितने भी एसआई यूनिट, जहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं एसआई यूनिट के, फिजिक्स में जितने भी लाइट के हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, जितने भी ऑब्जेक्टिव, मतलब सॉरी, फार्मूलाज है, जितने भी एसआई यूनिट है, वो हर एक चीज़ एक ही पेज में मैंने लिख लिया। ठीक है, एक ही पेज में लिख लिया, ताकि जब भी मैं रिवीजन करने बैठूँ तो एक साथ सब कुछ रिवाइज हो जाए। तो तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन कॉपी में लिख रहे हो तो तुम लोग से अगर हिराज वगैरह जाए बार बार, तो कॉपी में लिख लेना, एक सेपरेट कॉपी में। ठीक है, शॉर्ट नोट्स टाइप का, मतलब 2-3 पेज का मैंने इस तरीके से हर एक चैप्टर का बनाया था। और ये पॉइंट्स जरूर ऐड किए थे इसमें, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लगभग सबको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप इस सबको पढ़ना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना, अब ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, तो तुम लोग पढ़ोगे, उम्मीद करते हो तुम लोग ज़रूर पढ़ोगे। और भी कुछ चीज़ें हैं, हाँ कुछ चीज़ें और भी है। वैसे मैंने ये वीडियो ऑलरेडी 12 बजे शूट कर लिया था, लेकिन कंप्लीट वीडियो शूट करने के बाद मुझे अब जाके पता चला था, वीडियो जब मैंने देखा, कि साउंड कहीं नहीं आया है। तो मैं वापस से शूट करने बैठा हूँ। तो हर एक छोटे से छोटा अगर वीडियो बनाने बैठो, उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो सोचो हमने एक सैम्पल पेपर बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत किया होगा। मैं तुम्हें साइंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। ठीक है, तो जो तुम लोग अभी से करके रखोगे, सबसे पहला बुक रीड करने का कोशिश करोगे। ठीक है, 1 नंबर बुक रीड करोगे। दूसरा नंबर, जो भी बुक के समरी है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी इसमें से आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करोगे। ठीक है,
और जो सैम्पल पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको डील कैसे करना है वो तो मैं ऑलरेडी बताऊंगा ही, ऑब्जेक्टिव कैसे डील करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। और भी चीज़ें जैसे तुम क्या कर सकते हो, और भी क्या चीज़ें मैं बताने वाला था यार तुम्हें, हाँ मैं ये बताने वाला था जैसे एसिड बेस एंड साल्ट वाला चैप्टर है, उसमें यूजेस बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि आपसे आपका किसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या यूजेस है, बेकिंग सोडा का, ब्लीचिंग सोडा का, साबुन, डिटर्जेंट, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ऑलरेडी वैसे तो सैम्पल पेपर में है, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ। ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनके फार्मूलाज, उनके यूजेस किस तरीके से बने हुए हैं, फोटोसिंथेसिस, हर एक चीज़ आपका ये एनसीईआरटी में जितना चीज़ है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसको करोगे। अब मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप लोग को किस तरीके से बुक को पढ़ना है। जैसे हमारा ये सैम्पल पेपर साइंस का है, तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ये हेल्प करेगा आपको एग्जाम में अच्छी तैयारी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, और जिनको लेना है तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे मिलेगा। तो उम्मीद है आप लोग अभी ले चुके होंगे और कुछ लोग प्रिंट करा ले होंगे। और मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, प्रिंट ऐसे दुकान में कराना जहाँ सस्ता हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाए। सब जगह का अलग अलग रेट होता है, बट आप जाओगे कोई भी कैफ़े, वहाँ पे बोलना मुझे बाइंडिंग करवाना है पीडीएफ को, तो अप्रॉक्स सस्ता में 100 रुपीज़ में कर देता है। और जहाँ पे सस्ता मिल रहा है तो आप लोग एक बार कमेंट कर देना या पे बता देना मुझे मैसेज करके, और भी जो स्टूडेंट होंगे मैं उनको बता दूंगा, वो लोग भी वहाँ पे जाके इजीली करवा सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग नाम वगैरह सब कुछ देख चुके होंगे, नोट सिलेबस वगैरह यहाँ पे आपको अपलोडेड मिल जाएंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने तुम्हें ऑलरेडी साइंस में बता रखा था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कनेक्टेड चीज़ों को यहाँ पे पेंसिल से ऐड करना है। जैसे साइंस में बताया था, यहाँ पे भी उस तरीके से मैं बताऊंगा। जैसे देखो फोकल लेंथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा पूछता है, एक तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ, कन्वेक्स मिरर का, कनकेव मिरर का, कनकेव लेंस का। तो ये फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन, मतलब लाइट चैप्टर में तो बहुत सारे फार्मूला है ना, तो उसको आप कोशिश करना इस तरीके से लिखने के लिए। हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, कितना अगर होता है, बुक में डाटा है तो वो भी चीज़ आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये वाला पूरा का पूरा डाटा ही है। और ये क्वेश्चन नंबर 13 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपने देखा होगा, सेकंड आई थिंक सेकंड थर्ड सेकंड फर्स्ट वाला क्वेश्चन में होगा ना, सेकंड वाले में कुछ 25 या 65 ऑप्शन ही याद था मुझे, ऐसे समथिंग कुछ होगा, है ना, उसको देख लेना। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से देख लेना। ये सब चीज़ें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट मैं तुम्हें बताने का सवाल था। फोकल डिस्टेंस, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इनके के यूजेस की इंपॉर्टेंट है, ये सब यूजेस ज़रूर याद रखना। कनकेव मिरर को या यूजेस क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का, कनकेव लेंस का, कन्वेक्स लेंस का कहाँ यूज़ होता है, इनका मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है। और भाई ये क्वेश्चन नंबर 26 ये इनका खानदान को याद रखना, 3 भाई, अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, एक ना एक देगा ही एग्जाम में, एक ना एक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इंपॉर्टेंट बात नंबर 1 कि 1 से लेकर के 30 तक आप एटॉमिक नंबर याद करोगे। 1 से लेकर 30 तक अगर एटॉमिक नंबर याद करोगे तो ऐसा समझ जाओ तुम्हें 3 से 4 क्वेश्चन उसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि 30 से आगे आएंगे, नहीं आएंगे, बट 1 से लेकर 30 तक एकदम नेसेसरी, और साथ में वैलेंसी भी, ठीक है। अगर नहीं है तुम्हारे पास तो सिंपल सा गूगल पे सर्च करना, 1 से लेकर 30 तक आपका एटॉमिक नंबर विथ वैलेंसी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन कुछ कुछ बने हैं, देखो लिथियम का आउटर मोस्ट शेल कितना होता है, यहाँ देखो एटम किसका एटॉमिक नंबर ऑफ आर्गन। तो अगर 1 से लेकर 30 तक कर चुके हो तो यहाँ तो तुम्हारा 3 क्वेश्चन बन जाता। तो इसीलिए अगर तुम्हारे पास अभी याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन याद कर लेना एग्जाम से पहले पहले 1 से 30 तक। उसके बाद और क्या क्या चीज़ें याद करनी है, फिजिक्स में जितने भी यूनिट्स है, जितने भी फार्मूलाज है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद अगर केमिस्ट्री की बात करेंगे, जितने सारे केमिकल रिएक्शन के नेम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट और आपका एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ये सब का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। साथ में क्या चीज़ क्या कलर बनता है ये भी इंपॉर्टेंट है, किस में कौन सा एसिड पाया जाता है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, इस टाइप के क्वेश्चन। मैं तुम्हें अभी जितना चीज़ें याद है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं कुछ चीज़ें और बता दूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, ये सब केमिस्ट्री के बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट से बनाए गए हैं। तो उम्मीद करते हो तुम लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार बुक पढ़ोगे और जितने भी कनेक्टेड क्वेश्चन है और नाम ज़रूर याद रखना, ठीक है। जैसे मिथेनोइक एसिड का दूसरा नाम मिथेनॉल का फॉर्मूला हो गया, ये स्ट्रक्चरल हो गया, जो आपका ज्योमेट्रिकल हो गया,
फंक्शनल आइसोमर्स हो गया, आइसोमर्स आपको पढ़ना होगा किस चैप्टर में, कार्बन इट्स कंपाउंड में, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे आपको CH4 का नाम क्या होता है, ये सब देखो, जैसे CH4 को क्या बोलते हैं ये आप नाम लिख लोगे, ठीक है। CH4H10 को क्या बोलते हैं, C6H6 जैसे बेंजीन हो गया, तो ये सब आप सामने इनके नाम लिख लोगे। कभी कभी ना ये नाम दे देगा, उसका फॉर्मूला पूछ लेगा, तो आपसे सिंपल सा जनरल फॉर्मूला पूछ लेगा, तो आपको आंसर आना चाहिए, है ना। जितने भी अलॉयज है, अलॉयज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखोगे। IUPAC नेम, इनके साथ साथ इनके फॉर्मूलाज वगैरह भी लिख लेना, किसको किस नाम से जाना जाता है, किसको दूसरा नाम से जाना जाता है, ये सब भी लिख लेना है आप सभी को, ठीक है। और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ। ये वाले देखो, बुक के पॉइंट लाइन से बनाए गए हुए, कौन फ्री नेचर में पाया जाता है, ये भी बुक के पॉइंट है, मतलब हर एक क्वेश्चन। हाँ, और कुछ लोग हैं कि बोल रहे हैं कि आपका PDF बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उससे अच्छा एक बुक आ जाएगा। तुम लोग जानते हो, आई थिंक वो बुक के बारे में, है ना। तो देखो, उस बुक में और हमारे बुक में बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, खास करके सब्जेक्टिव में। उस बुक में तुम आंसर पढ़ोगे, सब्जेक्टिव आंसर, तो एक दो पे मतलब कि जितने में हमारे 3 क्वेश्चन आएगा, उनका एक और आंसर होगा, तो वो एज अ किताबी लैंग्वेज। और हमारे इसमें जो है सैम्पल पेपर में है, वो एज अ ह्यूमन लैंग्वेज, जो तुम याद कर सकते हो हर एक चीज़ को, पॉइंट में जहाँ आपको लगा, पैराग्राफ में जहाँ डिफरेंस वाला हर एक चीज़, जहाँ आपको सही लगा, वही अच्छा लग रहा है तो वही लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारा वाला ही पढ़ो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप उसको फॉलो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे जितना मालूम है, इस बुक को करने के बाद तुम्हारा स्कोर ज़रूर अच्छा आएगा, क्योंकि मैंने डिज़ाइन किया इसीलिए, ठीक है। चलो, उसके बाद आगे और भी चीज़ें, कनेक्टेड चीज़ यहाँ पे आप लिखोगे। जैसे ऑटोट्रॉपिक का आपका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ऑटोट्रॉपिक में एग्जांपल क्या क्या होता है। हेटरोट्रॉपिक का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। टिश्यू और टिश्यू, ये बोन क्या है, हर एक चीज़। यहाँ सिस्टोलिक डिस्टोलिक में क्या क्या होता है, यहाँ सिस्टोलिक पूछा, हो सकता है आपके एग्जाम में डिस्टोलिक पूछ ले, ठीक है। लंग से कौन सांस लेता है, आपका गिल से कौन सांस लेता है, तो जो भी। और एक स्टूडेंट है जिनका नाम है क्या, आई थिंक हर्षित, हाँ, वो भी शायद कहीं डिस्ट्रिक्ट, आई थिंक भूल रहा हूँ, बट शायद मोतिहारी के समथिंग अराउंड है, ठीक है। वो SST का भेजा मुझे बना करके, बहुत अच्छा किया। मतलब कि हर एक ऑब्जेक्टिव, जितने भी पॉसिबल 30 क्वेश्चन है, वो साइड में पेंसिल से बातों को फॉलो करके मुझे लिख के भेजा है कि ये सही बना रहे कि नहीं, बहुत अच्छा बनाए। तो आप भी चीज़ों को, कनेक्टेड चीज़ों को लिखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, कौन कौन से, यहाँ पे क्लोव ऑयल क्या है, नेचुरल है कि क्या है, सिंथेटिक है, तो इससे कनेक्टेड और क्या क्या क्वेश्चन है। सिंथेटिक जो भी इंडिकेटर है उसका नाम लिख सकते हो, 3 को आपका सिंथेटिक है, स्मेल का ऑर्डर पे, वहाँ से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अमीबा के बारे लिख सकते हो, अमीबा का हाथ को क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। जो भी कनेक्टेड क्वेश्चन है आप इस ऑब्जेक्टिव में ऐड ज़रूर करोगे, ठीक है। ऑस्मोसिस और आपका डिफ्यूज़न दोनों का इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूज़न ऑस्मोसिस डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना। नर्वस सिस्टम का आप क्या करोगे, डायग्राम प्रैक्टिस कर लोगे, इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैं एग्जाम टाइम में ऑलरेडी बताने आऊँगा ही, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। रेस्पिरेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, डाइजेशन हो गया, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो भी क्वेश्चन है आपको आना चाहिए। जैसे और भी देखो, यहाँ जैसे मेल हार्मोन है, आपसे एग्जाम में फीमेल हार्मोन पूछेगा, फीमेल हार्मोन कौन सा है, या नाम दे देगा, ये किसका हार्मोन है, मेल है या फीमेल का हार्मोन है। प्लांट हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकिनिन वगैरह वगैरह जो भी था ना, ये सब आपसे पूछता है, ठीक है। नेफ्रॉन के बारे पूछता है आपसे, क्या आपका, और भी ग्लोमेरुलस हो गया, वोमेन कैप्सूल हो गया, हर एक चीज़ के बारे में पूछता है। बाइनरी फिजन किस में होता है, और भी चीज़ें था ना, आई थिंक मैंने बहुत दिन से बायो रिवीजन नहीं किया है ना, तो भूल गया लग रहा है थोड़ा थोड़ा चीज़ें, किस में किस टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है, ये सब चीज़ें जो भी कनेक्टेड है, जिस तरीके से SST में किया था उस तरीके से तुम यहाँ पे करोगे। CFC का यूजेस क्या है, इससे नुकसान क्या क्या है, कहाँ पाया जाता है, ये सब चीज़ें आप देखोगे। और हाँ देखो, सब्जेक्टिव में जब आओगे तो कुछ 1-2 क्वेश्चन तुमको 11th के मिलेंगे, ठीक है, 11th क्लास के, सॉरी 11th बोल रहा, 12th क्लास के। तो तुम्हें ऐसा नहीं कि भाई 12th क्लास का क्यों ऐड कर लिया, भाई वो ऑलरेडी आपका ये क्या बोलते हैं, मॉडल पेपर में आया हुआ था, इसलिए मैंने ऐड किया, क्योंकि आने के चांसेस वो हो गए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में दे दिया, इसका मतलब आने के चांसेस हो गए। अब ऐसा नहीं कि आपसे बनेंगे नहीं, वो डेरिवेशन है, मैं जस्ट तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, 1 मिनट। ये वाला तो तुमसे क्वेश्चन तो पूछेगा 2, हो सकता है तुमको ये ना आए, हो सकता है ऊपर वाला आ जाए, तो इसे एक क्वेश्चन के लिए अपना दिमाग मत खराब करना कि ये 12th का दे दिया है, फलाना ढिमकाना दे दिया, अब क्या कर सकते हो, तुम तो कुछ कर नहीं सकते। तो तुम इसका आपका इसका डेरिवेशन ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये 2 साल से मैंने लगभग देख रहा कि PYQ के अंदर आ रहे हैं, तो आप इस बात को ख्याल रखना कि इसका डेरिवेशन देख लें। अगर बनता है तो ठीक है, वरना तुम क्या कर सकते हो, दूसरा क्वेश्चन तो ऑप्शन में रहेगा ही, उसको बना लेना, कोई इशू नहीं रहेगा। और जितने भी फार्मूला है देखो, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया विद फार्मूला, उसका SI यूनिट
मिनट इतना पढ़ लेगा एग्जामिनर, वो खुश हो जाएगा। और मैं कुछ चीज़ें तुम्हें बता दूं जो तुम्हें लिखते वक्त करना है। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है उसको आपको क्या करना है, अलग कलर से क्या करना है, हाईलाइट करना है। ठीक है, क्या करना है, अलग कलर से हाईलाइट करना है। जैसे यहाँ पे देखो बिटवीन इंट ऑफ द कंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके नीचे हाईलाइट कर दिए। ये सब कुछ कुछ चीज़ें करके रखोगे, एक्स्ट्रा की चीज़ें जो तुम्हें एग्जाम में एक्स्ट्रा नंबर मार्क्स कराएगा। ठीक है, ये 12th में पढ़ोगे, टोटल इंटरनल आपका रिफ्लेक्शन, ये भी 12th में पढ़ोगे, बट 10th में थोड़ा बहुत है, अब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से हर एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। खास करके एक आता है ना सोप वाला, किधर गया भाई, है ना, वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री। एक मिनट जस्ट, हाँ देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में फॉर्मूला क्या होता है, ये सब जो भी फार्मूलाज है आप इनको अलग कॉपी में, फार्मूला जितने भी फार्मूला आप उसको अलग कॉपी में लिख सकते हो। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि आप ये वाला क्वेश्चन वैसे एनसीईआरटी में भी है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन आया हुआ है ना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन है इस बुक में, ठीक है, चाहे सब्जेक्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुम कुछ भी मत पढ़ो, लेकिन इतना करके रखो, याद करके रखो। लेकिन जिनको 90% लाना है, 90 नंबर लेके आना है, तुमको इतना तो मेहनत करना होगा। जो भी कनेक्टेड पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन है, तुमको लग रहा है कि ये क्वेश्चन है इससे कनेक्टेड वो है, तो आप उसको याद करोगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है मैं तुम्हें दिखाना चाहता, फर्स्ट वाला में था आई थिंक, देख लेता हूँ मैं, सेकंड वाला फर्स्ट वाला कहीं भी हो। तो ये पीडीएफ आपको मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे। बहुत लोग अब वहाँ पे जाके बोलते हैं भाई बुक दो, भाई बुक कहाँ से दे देंगे, अभी तो बना ही नहीं। सोप वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट मुझे दिख नहीं रहा, कहीं तो था। जस्ट एक मिनट में चेक कर लेता हूँ जहाँ पे। और आप लोग लाइट फॉर्मेशन वाला लाइट चैप्टर अच्छे से कर लेना, वहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम बनाने देता है। किधर रह गया भाई, यहाँ पे देखो रे डायग्राम, रे डायग्राम का आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, अच्छे से क्वेश्चन आएगा। ह्यूमन क्रोमोसोम, ये वाला हर एक चीज़ आपसे पूछा जाता है, तो आप इस तरीके से जितने भी चीज़ें हैं यहाँ पे। एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन देखो आ गया ना, कौन साल्ट है, कौन आपका एसिडिक है, कौन बेसिक है। आपसे किसका किसी किसी का आपको क्या पूछा जाता है, पीएच पूछा जाता है, किसका पीएच क्या है, खास करके आपको ह्यूमन बॉडी का पीएच कितना होता है। आपसे ब्रेन के बारे में पूछा जाता है कि कौन फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री कौन कंट्रोल करता है। ये सब चीज़ें हैं, मुझे मैं तो बहुत भूल ही गया बहुत सारी चीज़ें। देखो अगर तुमसे पूछेगा ना तो इस टाइप से तुमसे क्या पूछेगा, आपसे क्या बोलते हैं इसके बाद, न्यूमेरिकल्स पूछेगा, सिंपल सा आपको दे देगा, इजी वाला दे देगा। हो सकता है 20 जगह आपके एग्जाम में पता है इस साल क्या आएगा 30, अगर आने चाहिए आंसर से तो 30 मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। ठीक है, बहुत इजी इजी डेफिनेशन रहेंगे। रैम्बो ये बात कर लो, ये 12th में भी आया था इस साल, बिहार बोर्ड के क्लास 12th में ये क्वेश्चन आया था। तो ये 12th में 10th में, और आइज़ के प्रॉब्लम, आइज़ को किस तरीके से ठीक करेंगे, कौन सा ग्लासेस लगाएंगे, कनकेव लगाएंगे, कन्वेक्स लगाएंगे, क्या डिफ़ॉल्ट होता है, हर एक चीज़ आपको पता करके रखना होगा। अभी भी टाइम है, आप इजीली कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ज़्यादा सिलेबस बड़ा नहीं है। और ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम के साथ ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है। हाँ, यहाँ मैं बता रहा था, देखो सोप के बारे आया, साथ में क्या सोप और डिटर्जेंट का यूजेस आ गया, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आइसोमेर देखो मैं वहाँ पे बताया था, देखो ये सब 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं एक भी छोड़ नहीं सकता कि इसको मत पढ़ना। हर जितने भी पॉसिबिलिटीज़ क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें है। ये बस मैंने आपको सेंटअप पेपर दिखाया है ना, सेंटअप, इसके बाद सैम्पल पेपर में 4 सेट ऑलरेडी रखा हुआ, मतलब अप्रॉक्स की बात करें 220 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से आपको एग्जाम में देखने को 110% मिलेंगे। कनेक्टेड क्वेश्चन बनाओगे तो 90% मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब 90% मतलब इससे ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये आप बुक जाके, अभी हम लोग सेंटर पेपर देख रहे थे, इसी तरीके का आप सैम्पल पेपर मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस चाहिए या सिर्फ और सिर्फ एसएसटी चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं, अभी मैंने कर दिया, वो भी सिस्टम कर दिया, आप जो भी चाहे ले सकते हैं। वही बात, एनसीईआरटी को जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़ायदा है। और सिंपल से जाके जिनको चाहिए इस नंबर पर मैसेज करना, या कोई हेल्प चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम लोग बुक खरीदो तभी मैसेज करो, जो भी हेल्प, जो भी दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, कोई मोटिवेशन वगैरह चाहिए या कुछ दिक्कत हो रहा है, पढ़ने पा रहे, वो सब चीज़ें आप मैसेज कर देना, पहले कॉल नहीं, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पहले मैसेज कर देना। मैं ऑलरेडी वहाँ पे मैसेज में वॉइस नोट पे रिप्लाई कर ही देता हूँ। तो फिर और भी चीज़ें हैं, आपको प्रिंट आउट इसी मोड में कराना है, जो लोग ले लिए हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल के, कहाँ तक के, कितना सोच सकता है। फिर एग्ज़ाम आते आते मैं तुम्हें उतना चीज़ सिखा दूंगा कि और भी क्या क्या चीज़ें ऐड है। अभी जितना तुमसे हो रहा है उतना करके रखो, रिविज़न हो जाएगा और अच्छा डिवीज़न भी आ जाएगा।
होप तुम्हें वीडियोस अच्छा लगा होगा। और जाते जाते मेरी सिस्टर्स सबके लिए, प्यारी प्यारी बहनों के लिए एक छोटा सा गाना, वैसे तो मैं गाना भूल जाता हूँ बट ठीक है याद है मुझे, वही वाला जो तुम सोचे वही वाला। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है, सारी उम्र तुम्हें तंग करना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। बस खत्म। एज अब मेरा आवाज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गया क्योंकि ऑलरेडी मैं आधा घंटा बक चुका था मतलब वीडियोज़ में, फिर वापस से वीडियोज़ में पता चला साउंड ही नहीं आया, तो वापस से मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ। ठीक है, दैट्स फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होना चाहिए कमेंट में बता देना। हाँ, बस आज के लिए इतना ही। जिसको जो भी डाउट है, प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स खाली रहता है। मोटिवेशन भी दे सकते हो मुझे, तुम लोग का मोटिवेशन, प्यारा प्यारा कमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है, थैंक यू सो मच।